हेलो फ्रेंड्स। अर्ली फादर की सीरीज का ये पार्ट 2 है जिसमें हम एक इंतहाई ग्रेट फिलोसोफर थॉमस एक्विनास के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सेकुलर थॉट्स की क्रिश्चियनिटी में जगह बनाने की कोशिश की। वो अरिस्टोटल को बहुत एडमायर करते थे और उन्होंने अरिस्टोटल के उन सेकुलर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया अपनी फिलॉसफी के थ्रू कि किस तरह अरिस्टोटल के थॉट्स क्रिश्चियनिटी के साथ लिंक करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि थियोरी ऑफ लॉ, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थॉमस एक्विनास कैलेब्रिया में पैदा होता है। उसका ताल्लुक इंतहाई नोबल फैमिली से होता है। वो अपनी चाइल्डहुड की स्टडी यानी कि 5 to 10 ईयर की एज तक की स्टडी बेनेडिक्ट के मॉन्क से हासिल करता है। 10 ईयर की एज में वो नेपल्स की यूनिवर्सिटी में एंटर होता है। बाद में वो अल्बर्ट द ग्रेट के स्टूडेंट बन जाते हैं और उसके साथ उसके वर्क में ज्वाइन हो जाता है अपने मास्टर के साथ, यानी कि एरिस्टोटलियन को क्रिश्चियनिटी के साथ रिकॉन्साइल करने में। उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क सुमा थियोलॉजी का और रूल ऑफ प्रिंस है। वो इंतहाई अच्छे राइटर थे, लेकिन वो 47 ईयर की एज में ही वो वफात पा जाते हैं। थॉमस एक्विनास का जो इन्फ्लुएंस है सेंट अगस्टाइन के बाद रिलीजियस फिलॉसफी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करते हैं चर्च की तरफ से, लेकिन बाद में 1323 में पॉप जॉन जो होता है वो उसको कैनोनाइज कर लेते हैं और लेटर 1879 में पॉप ली जो होते हैं वो उसके जो टीचिंग्स होते हैं उसको कैथोलिक थियोलॉजी का बेस करार दे देते हैं। थॉट्स ऑफ थॉमस एक्विनस का गोल एक ऐसी फिलॉसफी का डेवलपमेंट था जिसके थ्रू वो यूनिवर्स को हर पहलू से गॉड से रिलेट कर सके, और इस मकसद के लिए वो एरिस्टोटल की फिलॉसफी के लिए क्रिश्चियनिटी में जगह बनाना चाहते थे। उन्होंने एक मिसाल दी कि जो अगर कोई बिलीव करता है कि एरिस्टोटल ने साइंटिफिक नॉलेज क्रिश्चियन फेथ के बगैर हासिल की है तो इसका मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि गॉड इज नॉट ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज। हालांकि इन रियलिटी जो है गॉड इज ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज। गॉड ने ही ये जो नॉलेज है वो अरिस्टोटल को असाइन किया है। इसके अलावा फिलॉसफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्पेशलाइज साइंस को मीनिंगफुल बनाती है, लेकिन इन सारे नॉलेज के अलावा एक ऐसा नॉलेज है जो इन सब नॉलेज के अभाव है। ये अनरीजनेबल नहीं है, लेकिन ये इंसान के रीजन के रीच के बाहर है, उनकी कैपेसिटी के बाहर है। वो यहाँ पे इशारा कर रहे हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी की तरफ और कहते हैं कि ये नॉलेज सिर्फ इंसान को रेवल्यूशन यानी कि वही के थ्रू हासिल हो सकती है, और ये सिर्फ क्रिश्चियन मैन को ही हासिल हो सकती है, बाकी और नॉन क्रिश्चियन यानी कि पैगन को हासिल नहीं हो सकती। थॉमस एक्विनास ये बिलीव करते हैं कि नेचर बहुत बामकसद है और इस नेचर की पिक्चर ट्रायंगल यानी कि हायरार्किकल है, और इस हायरार्किकल में सबसे टॉप पर गॉड है और इसके नीचे सारे बींग्स आ जाते हैं, और इस बींग का एक सिस्टम है और इस सिस्टम के हवाले से ये सारे बींग इंसान जो है वो डिवाइडेड है, और हर इंसान का अपने रैंक के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और राइट्स है, और इन सारे बींग का मकसद जो है वो सोल्स की साल्वेशन है और लाइफ आफ्टर डेथ की सिक्योरिटी है। दूसरा ये कि थॉमस जो है वो ऑगस्टाइन के इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट जो गुड मैन है उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ सिंफुल इंसान को ही गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिंफुल इंसान जो होता है वो डिसऑर्डरली होता है, वो खुद को मैनेज नहीं कर सकता। रादर वो अरिस्टोटल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मैन को एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गुड मैन हो या फिर बैड मैन हो, क्योंकि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो सोशल एनिमल है, तो गुड लाइफ के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा थॉमस ने अरिस्टोटल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि जहाँ पे उसे लगा कि वो उसे डेविएट करना चाहिए वहाँ पे उन्होंने डेविएट भी किया। जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने अनलाइक अरिस्टोटल सिटी स्टेट को सपोर्ट नहीं किया, प्रेफर नहीं किया। वो कहते हैं कि अरिस्टोटल यहाँ तक तो ठीक है कि इंसान जो है वो सिटी स्टेट इंसान को एक गुड लाइफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इंसान को सिटी स्टेट इंसान को स्पिरिचुअल लाइफ नहीं प्रोवाइड करती, और वो इंसान को सोल्स की साल्वेशन में हेल्प आउट नहीं करती। एंड फॉर दैट रीज़न उन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया कि मोनार्की ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसान को एक सॉल्वेशन प्रोवाइड कर सकती हैं सोल की, और इसके लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए फॉर दैट रीज़न वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि क्रिश्चियन एम्पायर होनी चाहिए, ना कि कोई नॉन रिलीजियस। इसके अलावा थॉमस वेलफेयर स्टेट को फेवर करते हैं और कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को जस्टिस और इकोनॉमिक
अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उन्हें गुड लाइफ और पीसफुल लाइफ प्रोवाइड करे, क्योंकि ऐसे स्टेट के सिटीजन्स ही गॉड के बारे में कंtemplate कर सकते हैं। थॉमस ये भी बिलीव करते हैं कि मैन रैशनल बीइंग है, लेकिन सोसाइटी के अंदर वो खुद को रैशनली गवर्न नहीं कर सकता, इसलिए उसे रैशनल मोनार्क की ज़रूरत होती है जो इन लोगों को गवर्न कर सके। इसलिए वो डेमोक्रेसी को भी फेवर नहीं करता, इवन कि मॉडरेट डेमोक्रेसी को भी वो फेवर नहीं करते। लेकिन अगर मोनार्क जालिम है तो क्या करना चाहिए, इस बारे में थॉमस की थिंकिंग जो है उसमें डायलेमा नज़र आता है। वो पहले कुछ प्रिकॉशन डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि मोनार्क का जो इंस्टीट्यूशन है वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, बल्कि मोनार्क को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जो मोनार्क की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को कंटेन कर सके। लेकिन फिर भी अगर मोनार्क टिरेनी बरकरार है उसकी, तो उन्हें लेजिटिमेटली उसे हटाना चाहिए, ना कि इलीगली तरीके से उनको मारना चाहिए, क्योंकि अगर मोनार्क को मार दिया जाए तो फिर इससे स्टेट के अंदर डिसयूनिटी पैदा होगी, और इस डिसयूनिटी की जो प्राइस है वो टिरेनी से ज़्यादा होगी। और इस सिचुएशन में लोगों को गॉड की तरफ खुद को मुतवज्जा कर देना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए गॉड से, क्योंकि गॉड ने ऐसे किंग को, ऐसे मोनार्क को लोगों के ऊपर ऐसा पनिशमेंट मुसल्लत किया होता है। लेकिन फिर भी अगर मोनार्क की जो टिरेनी है वो बरकरार रहे, और तो मोनार्क को हम इलीगल तरीके से हटा सकते हैं और ये जस्टिफिकेबल होगा। बाकी थियरी ऑफ लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट।